ये तो जो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली, वही है। हार गए, शालीनता से हार को स्वीकार करना चाहिए। और उसका लाभ उन्हें मिला है क्योंकि मुस्लिम इलाके में जहां उनको पिछले 2019 के चुनाव में 21,000 वोट मिले थे, इस बार उनको वहाँ 36,000 वोट मिले हैं। हम उस क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ, करीब 1,08,000 वोट है मुस्लिम मतदाताओं के। तो कांग्रेस और बन्ना को पूरी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और जो हिंदू वोट हैं वो हिंदू वोट आपस में बट जाए। तो ये उसमें से रोजगार पैदा हो और जो रोजगार खोज रहा है उसका इतना हम स्किल डेवलपमेंट करें तो वह स्वरोजगार के क्षेत्र में चला जाए कि हम जो मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, केवल झारखंडी को दोष नहीं देंगे हम, ये अन्य राज्यों में भी है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में, सब जगह दक्षिण के राज्यों में है। और अब तो वहाँ संकट पैदा हो रहा है कि विकास के काम के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। बहुत सरकारों ने तो इतना ऋण ले लिया है, तो दो धारी तलवार है। अगर जेकेएलएम का कैंडिडेट नहीं होता तब वो वोट किसके पक्ष में जाते ये तो नहीं कहा जा सकता है। वो सारे के सारे वोट भाजपा आ जाते, ये मान लेना तो नादानी है। लोकसभा में तो इन जेकेएलएम के कैंडिडेट को खड़ा होने का फायदा एनडीए को मिला था। तो ये तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रघुवर दास के खानदान के जितने लोग हैं उनसे मेरी प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा सिर्फ रघुवर दास से है। हाँ थी, इसलिए रहती है, राजनीति में तो रहती है। खत्म हुई कि है? नहीं, अब तो हम लोग अलग अलग पटरी पर है ना। जब एक पटरी पर आप चलेंगे तभी तो ऐसी चीजें होती हैं, अगर हमारे रास्ते ही अलग अलग है। मैं अभी मौजूद हूँ रांची में और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सरयू राय जी हैं। ये ऐसे शख्स हैं कि कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को हराते हैं तो कभी मंत्री को हराते हैं। ये किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो जीत ही हासिल होती है। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्या है कि आप किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जीत ही होती है। जनता कैसे आप पे विश्वास करती है? पहले तो IBN 7 भारत में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा ये है कि आप किसी भी सीट से उतरते हैं वहां जीत ही हासिल होती है। कभी मुख्यमंत्री को हराते हैं तो कभी मंत्री को हराते हैं। जो हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ के लोग मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं और मैं राजनीति में जिस किसी विषय को उठाता हूँ प्रमाण के साथ उठाता हूँ और आज तक मैंने कोई एक गलत विषय नहीं उठाया। तो लोगों को भरोसा है और सामने वाले के बारे में जो चुनौती आती है तो मैं असलियत उनकी बताता हूँ। लोग भरोसा कर लेते हैं, भरोसा करते हैं और मेरे पक्ष में अपना विचार देते हैं, मत देते हैं और मैं जीत जाता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से भी जाऊँ जीत जाऊँ। अभी तक जमशेदपुर की जो 2 सीटें हैं उन 2 सीटों से ही मैं एक बार मुख्यमंत्री के खिलाफ और एक बार स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के हैं उनके खिलाफ में चुनाव लड़कर मैं जीता हूँ। दोनों ही बार के चुनाव मेरे लिए बड़ी चुनौती थे और बहुत कम समय में 15 से 20 दिनों के भीतर ही मैंने तैयारी की चुनाव लड़ने की और दोनों ही मामलों में मैंने मेरी जो बातें थीं उन बातों पर जनता ने मुहर लगाया और मुझे जिता दिया। इसमें कोई ऐसा अनहोनी नहीं है। अनहोनी की क्या बात कर रहे हैं? चाहे आप निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर बीजेपी से चुनाव लड़े या जेडीयू से चुनाव लड़े, इस बार जेडीयू से लड़े हैं। उससे पहले जब 2019 में चुनाव हुआ था तो निर्दलीय लड़े थे, 2014 में बीजेपी से लड़े थे। आप किसी भी पार्टी से जाते हैं। उसी क्षेत्र से मैं एक बार चुनाव हारा भी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया जिन पर मैंने भरोसा किया था, तो मैं 3,000 वोट से एक बार चुनाव हारा था। मगर उसके बाद मैं सावधान रहता हूँ। इस बार भी मैं सावधान था और पिछली बार तो मैं सीधे जनता से ही अपील किया, उनका आह्वान किया कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मुझे पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। मैंने मुद्दों को गिनाया कि ये मुद्दे हैं, जनता ने भरोसा किया। इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मैं पहले से ही कहता था कि इस सरकार में सबसे कोई भ्रष्ट मंत्री है तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा था कि यह व्यक्ति आपकी सरकार को भी बीमार बना रहा है।
अब मुख्यमंत्री भले नहीं समझे हों, परंतु जनता मेरी बातों को समझ गई। उन्होंने मेरे पक्ष में अपना निर्णय दिया और मैं जीत गया। तो ये दोनों चुनाव बड़ी चुनौतीपूर्ण थे और मेरी साख दाव पर थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ने में, स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ने में मैंने उन दोनों के विरोध में जो असली वस्तु स्थिति थी वह जनता के सामने रखा था। अब ये कह रहे हैं, मगर जैसे ही चुनाव हारते हैं बन्ना गुप्ता, उसके बाद कहते हैं कि एक वीडियो वायरल आप किए थे, उसको कट पेस्ट करके किए थे, इसीलिए हम चुनाव हार गए। अब बन्ना गुप्ता जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, वो 4 दिन 5 दिन से चल रहा था। मैं उस वीडियो को वायरल किया था, वो किए थे, ये कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस वीडियो का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा भी कि भाई ये गलत है, तो आप खंडन करिए कि मैंने जो कहा है वो सही नहीं है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने नहीं किया और उसका लाभ उन्हें मिला है, क्योंकि मुस्लिम इलाके में जहां उनको पिछले 2019 के चुनाव में 21,000 वोट मिले थे, इस बार उनको वहाँ 36,000 वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका नुकसान उनको हुआ, इसका फायदा भी उनको हुआ। इसलिए उनका ये कहना कि ये वीडियो क्लिप उनके हार का कारण है, तो जो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली, वही है। हार गए, शालीनता से हार को स्वीकार करना चाहिए। वोट को लेकर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके में उनको ज़्यादा वोट मिला। आप तो जेडीयू से थे, उसके बावजूद क्यों मुस्लिम वोट आपको नहीं मिल पाया ज़्यादा? देखिए, मैं जेडीयू का प्रत्याशी इस बार था। इसके पहले मेरा समय राजनीति में भाजपा के साथ गुजरा, कुछ दिन में निर्दलीय रहा और इस बार भाजपा के साथ गठबंधन था जेडीयू का। अब देखिए, विडंबना ये है कि हम उस क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ, करीब 1,08,000 वोट है मुस्लिम मतदाताओं के। तो कांग्रेस और बन्ना गुप्ता जैसे लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और जो हिंदू वोट हैं वो हिंदू वोट आपस में बंट जाए। तो ये मुस्लिम वोटों का पूरा ध्रुवीकरण तो इस चुनाव में भी दिखाई पड़ा। उनके पास क्या, मेरे पास उसको आज़ाद नगर जहाँ 100% मुस्लिम वोट हैं, मुझे कितना मिला है? 435 वोट मिला है और उनको 36,000 वोट मिला है। तो इस बात को नहीं कहते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया में अगर हिंदू मतदाता भी एकत्रित होते हैं और उसमें 50% ही सही, 60% ही सही मुझे वोट दे देते हैं, तो इनको ध्रुवीकरण लगता है, सांप्रदायिकता लगती है, ध्रुवीकरण का प्रयास लगता है। बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है उसमें कभी भी बन्ना गुप्ता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक तो ये नहीं कहा है कि बांग्लादेश की सरकार गलत कर रही है, वहाँ गलत हो रहा है। तो ऐसा जो दो मुहा चरित्र वाले लोग हैं, ये केवल चुनाव जीतने में ये समझते हैं कि हिंदू वोट बट जाए, मुस्लिम वोट को हम एकजुट रखें और हम चुनाव जीत जाएं। तो अगर ये सही है तो उस वीडियो क्लिप का असर हुआ होगा, दूसरी तरफ भी हुआ होगा, मगर मुस्लिम मतों पर तो उस वीडियो क्लिप का असर हुआ ही कि 95% से ज़्यादा वोट उनको मिले। जेडीयू का में तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है, मगर झारखंड में आते ही बीजेपी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में होती है। जेडीयू को उस तरीके का सीट नहीं दिया जाता है। जेडीयू का भविष्य झारखंड में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता दल यू का अपना संगठन है यहाँ। 2009 तक इनके विधायक हुआ करते थे, 5 विधायक 7 विधायक हुआ करते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अलगाव हो गया इनका और अलग होकर कोई प्रतिनिधित्व इनका विधानसभा में रहा नहीं। इस बार पहली बार 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू को दिया है। अब इनकी क्या नीति होगी, क्या कार्यक्रम होंगे, ये तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और इनकी जो कार्य समिति है वही तय करेगी। मैं तो विधानसभा का सदस्य जनता दल यू का हूँ और मेरा कोई भी हस्तक्षेप जनता दल यू के संगठन में नहीं रहेगा। जितना संगठन के लोग मुझे कहेंगे कि ये आवश्यक है आपका करना, मैं उतना कर दूंगा। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संगठन चलाना जो संगठन के लोग हैं उनका काम है। मेरी तरफ से उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनकी मदद में मैं जरूर जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ा रह सकता हूँ। 14 से 19 तक सरकार 5 साल चली, फिर 19 से लेकर 24 तक
इंडिया गठबंधन की सरकार 5 साल चली, भले बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हट गए थे, चंपई सोरेन आ गए थे, 5 साल चली। इस बार क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि जोड़ तोड़ होता है, 5 साल में जोड़ तोड़ देखने को मिलेगा? देखिए, अपार बहुमत है। पिछली सरकार में 2019 से 24 तक तो इतना बहुमत नहीं था, 47 सीटें थी। हाँ, जोड़ तोड़ की कोशिश भी सफल तो नहीं हुई। तो इस बार कोई कोशिश सफल हो जाएगी ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, यदि कोई शिंदे टाइप व्यक्ति खड़ा हो जाए इनके भीतर से, तब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, मगर मुझे लगता है कि बहुमत से बनी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए। वो अपनी भूमिका निभाए और हम लोग विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाएं। अगले 5 साल बाद जनता फिर अपना फैसला देगी। सवाल ये है कि 5 साल की आप बात कर रहे हैं, मगर रोजगार को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा यही है झारखंड में। भले मैया सम्मान योजना के तहत लोग कह रहे हैं कि वही सबसे ज्यादा जेएमएम को फायदा हुआ, रोजगार को लेकर के आज भी युवा नाराज हैं। कैसे आप लोग सदन में आवाज उठाइए? रोजगार के बारे में हम लोग बहुत ईमानदारी से बात नहीं करते हैं। सरकार सीधे तौर पर उतने ही रोजगार के लिए जिम्मेदार है जितनी उसके पास वैकेंसी है। ठीक है, जो वैकेंसी है उसको भी आपने भरा नहीं है और आउटसोर्सिंग से, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आप काम चला रहे हैं, तो उतना रोजगार तो दे सकते हैं, मगर वही रोजगार पर्याप्त नहीं है। इसलिए काफ़ी समय से अर्थशास्त्री भी और जिम्मेदार राजनीतिक भी ये कहते हैं कि हम जितना रोजगार सीधे प्रत्यक्ष रोजगार देंगे, उससे अधिक रोजगार का वातावरण बनाएंगे कि रोजगार का सृजन हो, विकास हो, उसमें से रोजगार पैदा हो, और जो रोजगार खोज रहा है उसका इतना हम स्किल डेवलपमेंट करें तो स्वरोजगार के क्षेत्र में चला जाए। आज भी तो अधिकांश लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में, चाहे वो दुकान चला रहे हों या अपना छोटे कारखाने चला रहे हों। ये कोई सरकार कह दे कि हम सबको रोजगार दे देंगे, ये मुनासिब नहीं है। आप बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं कि चलिए जिसको रोजगार नहीं मिला उसको बेरोजगारी भत्ता देते हैं। वादे सरकार करती है ना कि हम इतना लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग इसमें ईमानदारी नहीं बरतते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं उससे आकर्षित होकर युवा हमारे साथ आ जाएगा। इस बार ही देखिए, इस बार ही 2019 से लेकर 24 के बीच में CGL आज से लेके JPSC JSC की परीक्षाओं में जो हुआ उसका असर तो सीधे युवकों पर पड़ा, मगर इस सरकार को तो अपार बहुमत मिल गया। कोई युवा इसके खिलाफ खड़ा होकर चुनाव में अपना कोई कारनामा तो नहीं दिखा पाया। इसलिए मुझे लगता है कि अब युवा वर्ग भी समझता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सरकार के प्रत्यक्ष नौकरियों के लिए दावेदारी करते हैं और उतने ही तक ये पूरे रोजगार का संकट है, आंदोलन है, मांग है, आश्वासन है, ये सीमित है। मगर रोजगार इतना ही तक सीमित नहीं है। सरकार सभी को सीधे सरकार में नियुक्ति नहीं दे सकती है, देगी तो सरकार के पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब तो यही सवाल उठने लगा है कि हम जो मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, केवल झारखंडी को दोष नहीं देंगे हम, ये अन्य राज्यों में भी है, हरियाणा में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में, सब जगह दक्षिण के राज्यों में है। और अब तो वहाँ संकट पैदा हो रहा है कि विकास के काम के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। बहुत सरकारों ने तो इतना ऋण ले लिया है कि उनको ऋण चुकाना मुश्किल हो रहा है। अब झारखंड की सरकार ने पिछले 5 साल में कोई ऋण नहीं लिया क्योंकि यहाँ संसाधन है। अब ये भी सोच रहे हैं 5 साल में कुछ दिया भी नहीं गया है ना, अब ना मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, तो ऋण लेंगे नहीं, ऋण तो विकास के लिए भी लिया जाता है। हम ऋण लेकर विकास का काम करेंगे और विकास होगा तो उससे फिर चाहे सृजित होगी तो हम उससे ऋण का भुगतान करेंगे। ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मुफ्त के योजनाओं के लिए ऋण लेना ये वाजिब नहीं है, सही नहीं है। अगर सरकार सक्षम हो जाती है, उसके पास इतने संसाधन हो जाते हैं, विकास का काम पूरा हो जाता है, और तब इस तरह का काम हम करेंगे। ये भी एक तरह से, इसको भी कई लोगों ने इस मामले में जायज ठहराया है कि ये प्रत्यक्ष निवेश है। पिछड़े इलाकों के लिए या गरीब मुल्कों के लिए लोग ये कहते हैं कि अगर वहाँ रोजगार सृजित करना है तो तालाब खुदवाइए, उससे रोजगार सृजित होगा, फिर तालाब को भरवा दीजिए, उससे भी रोजगार सृजित होगा। मगर तब इसमें कोई ना कोई लगता है। 1977 के बाद से या चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से जब से इस तरह की बातें आई
पहले फूड फॉर वर्क की बात चली थी, या आपसे हम काम लेंगे, आपको अनाज देंगे। तो सरकार सीधे उनको मजदूरी के रूप में देती है, उनसे कुछ कराती है, वो कुछ करते हैं, उसके एवज में सरकारें देती हैं, और जो करते हैं वो राज्य के विकास का एक हिस्सा होता है। मगर बिना किए अगर इस तरह की चीज़ें मिलने लगेंगी तो लोगों के दिमाग में आए कि चलो आराम से हमारी ज़िंदगी है, क्या करना है, और तब इस चीज़ के लिए ऋण लेना या आर्थिक बोझ बढ़ाना ये तर्क संगत नहीं लगता है। मगर अब कुएं में ही भांग पड़ गई है, और सभी दलों को लगता है कि हमारी प्राथमिकता सरकार बनाना है, चाहे हम सरकार जैसे भी बनाएं, जोड़ तोड़ के बनाएं या भ्रष्ट आचरण करके बनाएं या मुफ्तखोरी के वादे करके बनाएं, हमारा काम सरकार बनाना है। तो जब ये रह जाए कि हमको सरकार ही बनाना है, तब तो सरकारें बनती रहेंगी मगर जनहित के काम नहीं होंगे, विकास के काम नहीं होंगे। वो ये भी सिलसिला हमेशा चलते रहेगा कि गरीबी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सरकारें भी बनती रहेंगी। सरकार बनने की बात कर रहे हैं, आप लोग उम्मीद किए थे कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, मगर सरकार नहीं बन पाई। कहाँ चूक हो गई? क्या जयराम महतो आप लोगों को नुकसान पहुंचा दिए, या फिर मैया सम्मान योजना जेएमएम या इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया? देखिए, कहावत है कि जो जीत जाता है वो सीट गिनता है, इतना सीट हम जीत गए, और जो हार जाता है वोट गिनता है, कहता है कि देखिए हमारा समर्थन तो है, हमारा वोट का परसेंटेज नहीं घटा है, या पहले जितना वोट मिला है आज भी हमको उतना ही मिला है। तो जीत हार का ये विश्लेषण जो अपनी तरफ से होता है अपने अपना, वो अलग विश्लेषण है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पार्टनर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विश्लेषण करना चाहिए। संभव हो एनडीए की मीटिंग बुलाकर वो विश्लेषण करा लें कि हम लोग क्यों हार गए हैं। तर्क के लिए तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, कोई दूसरा अपनी बात कर सकता है, मगर एक बड़े पार्टनर के नाते एनडीए का भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। एनडीए को बैठक करना चाहिए सब पार्टी को लेकर, जितनी भी पार्टियां, जो भी उनका जो भी निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ही बता दें, ये कारण है। जैसे सुदेश महतो जी का आया है कि समन्वय नहीं था, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार थी, हम भी कुछ कह दें वो ठीक नहीं है। आज भी अगर सुदेश जी कहते हैं तो सुदेश महतो जी को जो छोटे घटक हैं, एक एक विधायक वाली पार्टियां 2 हैं, इन सबों को बुलाकर एक निष्कर्ष जो आता है उसको सामने रख देना चाहिए। एनडीए की पराजय क्यों हुई, कहने के लिए 10 तर्क मैं भी गिना सकता हूँ, मगर ये मुनासिब मेरी समझ से नहीं है। मगर ये देखा गया है ना कि जेकेएलएम के जितने भी प्रत्याशी थे, बहुत ऐसे जगहों पर दूसरा स्थान आए हैं, तीसरा स्थान बीजेपी आ गई है। तो नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि उनकी वजह से हुआ है। ये तो दोधारी तलवार है। अगर जेकेएलएम का कैंडिडेट नहीं होता तब वो वोट किसके पक्ष में जाते, ये तो नहीं कहा जा सकता है। वो सारे के सारे वोट भाजपा एनडीए की तरफ आ जाते, ये मान लेना तो नादानी है। लोकसभा में तो इन जेकेएलएम के कैंडिडेट को खड़ा होने का फायदा एनडीए को मिला था। तो ये कहते हैं जो चुनाव हार जाता है वो इस तरह के वोटों का विश्लेषण करता है। उनके उम्मीदवार नहीं होते तब ये वोट कहाँ जाते, इसके बारे में गारंटी के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब समर्थन रहता है जनता का तभी आदमी चुनाव जीतता है। ऐसा नहीं है कि केवल वोट काटने से ही चुनाव आदमी जीत जाता है। एक आध जगह पर होता है, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष हो गया, वोट बढ़ता है, उसमें से निकल जाता है। मगर सीधी लड़ाई होती तब वो वोट कहाँ जाते, इसके बारे में कहना मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित होगा अभी। इसलिए ये सब चीज़ें विश्लेषण में चलती हैं, हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है, जनता को बताना चाहता है कि साहब हमारी हार का ये कारण हो गया, हार हो गई है, हार को मान लेना चाहिए, और 5 साल तक ये सरकार चले, इस सरकार में रचनात्मक सहयोग करिए, उनके मुद्दे उठाइए, जहाँ वो गलत पाए जाएंगे जनता को बताइए, जनता 5 साल के बाद फिर फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल, मैं एक इंटरव्यू आपसे किया था और रघुवर दास को लेकर के बात किया था कि धुर विरोधी रहे हैं आप, हर जगह आवाज उठाते रहे, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े जब वो मुख्यमंत्री थे, 2019 में जीत भी हासिल किए। इस बार चुनावी मैदान में नहीं थे, उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू चुनावी मैदान में थी और चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची है।
कितना सपोर्ट करिए, क्योंकि लोग सोचते भी हैं और प्रयास भी करते हैं कि जो हमारे हमसे सीनियर विधायक या अनुभवी विधायक हों उनसे हमें सहयोग मिले, उनका सपोर्ट मिले। देखिए वह सीट तो मेरी सीट थी, मैं रघुवर दास जी को उसी सीट पर हरा के विधायक बना था, तो उस पर दावेदारी तो हमारी थी। अब भाजपा के लोगों ने जनता दल के नेताओं से बात किया, दोनों में सहमति बनी और मैंने वह सीट छोड़ा और उस सीट पर आया जो बहुत कठिन थी। तो मैं तो जीत पर अड़ सकता था, साहब ये हमारी सीट है, बहुत आसान सीट है, वहां से जीतना बहुत आसान है, तो मैंने तो दावा नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी के बहू को टिकट दिया, तो किसी से आपका मतभेद है तो उसके बेटे से, उसके बहू से, उसके घर वालों से भी आपका मतभेद ऐसा तो होता नहीं है। रघुवर दास जी की बहू, रघुवर दास का बेटा हमारे ही बहू और बेटों जैसा हैं ये लोग, तो ये इनका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी कामना रहेगी। और मुझसे कौन क्या सलाह लेता है नहीं लेता है, मेरे प्रति इसका क्या रुख होता है, ये तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। यही बात हुई है कि नहीं किससे? विधानसभा में, वही पूर्णिमा साहू से? नहीं, विधानसभा में बात हुई, कैंपेन जब चल रहा था उसमें बात हुई, मिलना जुलना नमस्कार प्रणाम यही बात होता है ना, और क्या होता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रघुवर दास के खानदान के जितने लोग हैं उनसे मेरी प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है। सिर्फ रघुवर दास से है? हाँ थी, इसलिए रहती है, राजनीति में तो रहती है, नहीं ये चीजें खत्म हुई कि है? नहीं, अब तो हम लोग अलग अलग पटरी पर है ना। जब एक पटरी पर आप चलेंगे तभी तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर हमारे रास्ते ही अलग अलग हैं तो उसमें कहाँ किसी मतभेद की या किसी प्रतिद्वंदिता की कोई गुंजाइश है। एक उम्मीद थी, इनको भी उम्मीद थी कि सरकार हमारी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मगर सरकार नहीं बन पाई। इस पे कह रहे हैं कि एनडीए को इस पे बैठक करना चाहिए और बैठक करने के लिए बीजेपी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। देखते हैं क्या एनडीए बैठक करती है और विश्लेषण करती है कि हम चुनाव क्यों हारे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।